आज मैं बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स के छात्राओं को बिजनेस लॉ के अंतर्गत एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को समझाने जा रहा हूं। आप प्रयास करें समझने के लिए। एसेंशियल्स एलिमेंट्स को बताने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। प्रसंविदा, हिंदी में कहते हैं प्रसंविदा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, वे सभी विधि सम्मत होते हैं, तो साधारण बोलचाल की भाषा में इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। किंतु विधान के अंतर्गत इससे अलग इसकी व्याख्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना के सेक्शन 2H धारा 2H में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट ऐसा ठहराव जो कानून के द्वारा लागू करवाया जा सके, उसे प्रसंविदा कहते हैं। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसको देखें, इस पंक्ति को। एन एग्रीमेंट इट मस्ट बी एन एग्रीमेंट। इट डिफिनेशन शोज कि फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो या दो से अधिक पक्षों के बीच होता है। इनफोर्सेबल बाय लॉ, कानून के द्वारा, विधान के द्वारा जिसको हम लागू करवा सकते हैं, वही ठहराव, समझौता, संविदा कहलाएगा। इस परिभाषा से यह स्पष्ट उल्लेख सामने आता है कि ठहराव, एग्रीमेंट, जिसको कि हम कानून के द्वारा लागू करवा सकें, वैध है, वही ठहराव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वैसे ठहराव जिसको कि हम कानून के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए एक प्रश्न यह भी आता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट all agreements are not contract। अर्थात जो भी संविदा हैं, प्रसंविदा हैं, वो पहले एग्रीमेंट हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट प्रसंविदा नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि वैसे ठहराव, समझौता जिसको कि हम कानून के द्वारा लागू करा सकते हैं, वे ही प्रसंविदा कहलाएंगे। अब इसके तत्वों के बारे में जानें कि पहली बात है कि एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ठहराव, इसके लिए दो पक्ष का होना आवश्यक है।
देयर मस्ट, पहला एलिमेंट्स में हम लिख सकते हैं देयर मस्ट बी टू पर्सन, टू पार्टीज, नॉट टू पार्टीज, दो पक्ष होते हैं। एक प्रस्ताव करने वाला, प्रस्तावक, जो प्रस्ताव करने वाला है, प्रपोज करने वाला है, और दूसरा उसकी स्वीकृति देने वाला, एक्सेप्टर। यानी ठहराव के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है, एक प्रस्तावक, दूसरा उसकी स्वीकर्ता। जैसे किसी ने दूसरे के समक्ष इस बात को प्रकट करता है कि मैं अपने स्कूटर को 5,000 में बेचना चाहता हूँ, और दूसरे पार्टी जिसके समक्ष कह रहा है वह इस बात की सहमति दे देता है कि मैं आपके स्कूटर को 5,000 में खरीद लूँगा। यह एक एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सब कारण हैं, और सब इसके तत्व सामने आएंगे। तो एन एग्रीमेंट के लिए प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति। दूसरा है पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पक्षों को समझौता करने की योग्यता होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अर्थात समझौता वही कर सकते हैं जो स्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं। प्रसन्नता के लिए योग्य होना आवश्यक है, अर्थात वो बालिग हों, स्वस्थ मस्तिष्क के हों। बालिग होने के लिए जो सामान्य है वो आयु 18 वर्ष की है, और विशेष परिस्थिति में 21 वर्ष की होती है। स्वस्थ मस्तिष्क का हो, अर्थात मानसिक रोग से ग्रसित ना हो। योग्यता है, हालांकि जितना भी बताने जा रहा हूँ सब पर एक एक चैप्टर अलग से उल्लेख है। तो अभी मोटा मोटी मैं उन पॉइंट्सों को विस्तृत कर रहा हूँ कि जो ज़रूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद तीसरा है फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। पक्षों का स्वतंत्र सहमति होना भी आवश्यक है। सहमति मतलब तात्पर्य होता है जब किसी एक बात पर दोनों पक्षों की राजीनामा तैयार हो जाना, वह सहमति कहलाता है, कंसेंट कहलाता है। फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति का तात्पर्य क्या है? ऐसी सहमति, पक्षों के द्वारा दी गई ऐसी सहमति जिस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं हो, उत्पीड़न का समावेश नहीं हो, धोखा, कपट का समावेश ना हो, अनुचित प्रभाव का समावेश ना हो। अर्थात सहमति, स्वतंत्र सहमति तब होगा जब वह उत्पीड़न, दबाव, कपट, अनुचित प्रभाव से परे हो।
अब इन शब्दों की व्याख्या अलग अलग किया गया है। उत्पीड़न, क्वार्सन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं, कपट, फ्रॉड, मिथ्या वर्णन इत्यादि। चौथा होता है लॉफुल कंसिडरेशन, वैधानिक प्रतिफल। कोई भी एग्रीमेंट के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। हमने आप कुछ खोया है या त्याग किया है तो उसके बदले में क्या प्राप्त किया हूं। जो प्राप्त किया वह त्याग की गई वस्तु का प्रतिफल कहलाता है साधारण भाषा में। हालांकि इसकी भी परिभाषा विधान के अंतर्गत दिया गया है। जैसे पूर्व के उदाहरण में हमने आपको बताया स्कूटर की बिक्री के बारे में, तो बेचने वाला के लिए 5,000 रुपया प्रतिफल है स्कूटर का, और स्कूटर क्रेता के लिए स्कूटर प्रतिफल है उसके द्वारा त्याग किए गए 5,000 रुपये का मूल्य जो है। अर्थात यह आवश्यक है कि ठहराव को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसमें प्रतिफल हो। हालांकि इसके अपवाद बताए गए हैं कि वहाँ पर बिना प्रतिफल का भी ठहराव एग्रीमेंट होता है। जैसे दान किया किसी चीज़ का, कोई संपत्ति हमने मंदिर को, धर्मशाला को दान किया, प्रतिफल नहीं है। आपसी प्रेम के कारण मैंने कुछ दान दिया, किसी को प्रतिफल नहीं है। इन बातों को अलग से उल्लेख किया जाएगा। उद्देश्य ठहराव का जो है उसका उद्देश्य भी वैधानिक होना चाहिए। अर्थात वैसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए जिसको कि हमारा विधान अनुमति नहीं देता। लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी फॉर ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो ठहराव किया जा रहा है उसका उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए। अनैतिक कार्य के लिए हम कोई ठहराव करते हैं तो इसका उद्देश्य अनैतिक है, यह मान्य नहीं होगा। और ठहराव को व्यर्थ घोषित न किया गया हो, अगला जो लक्षण है, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। ऐसा ठहराव हम नहीं कर सकते हैं जिसको कि विधान ने व्यर्थ घोषित कर दिया है। और अंत में है कि ठहराव को लिखित होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। कुछ ठहराव का लिखित होना आवश्यक है और उसका रजिस्टर्ड भी होना आवश्यक है। जैसे बीमा के हैं, वो लिखित होता है बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच में।
गोद लिए हुए हैं, किसी बच्चे को एडॉप्शन एक्ट के अनुसार गोद लेते हैं, वो भी लिखित होता है, उसका रजिस्टर होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वैसे ठहराव जिसमें उपरोक्त जो बातें बताई गई है वो सारे तत्व लक्षण उपलब्ध हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसी बात को आप कई प्रश्नों के उत्तर में उल्लिखित कर सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव करके। जैसे स्ट्रेट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, उसको सीधा सीधे हमने जो बताया। एक अंडर कोटेशन में आता है, एन एग्रीमेंट इनफॉर्सिबल बाय लॉ, अंडर इन्वर्टेड कॉमा है, एक्सप्लेन इट। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप उस कोटेशन की पंक्ति को उल्लेख करें आंसर में कि एन एग्रीमेंट इनफॉर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। माने वैसे समझौता, यह परिभाषा जो है 2H में दिया गया है, और वैसे ठहराव जिसको कि हम कानून के द्वारा मान्य करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, वह प्रसंविदा कहलाएगा। अगला प्रश्न एक और होता है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, या ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्ट हुए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, तो प्रथम सीढ़ी है एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रथम सीढ़ी है। तो एक पक्ष लिखें पहले, उसके बाद बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा पक्ष हुआ कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो वैसे नहीं है जो उस नियम, जो तत्वों को पालन नहीं कर रहा है, वह सभी जो है वैसा एग्रीमेंट जिनमें उन तत्वों का अभाव है, तो वो मान्य प्रसंविदा नहीं होगा। तो दो पार्ट में उसको कर दें, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट एक पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट हो गया बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आज इतना ही, फिर आगे।